जय हिंद बच्चों। मैं आज आपको आरबीटीएस जो आपका सेकंड पेपर है उस पे फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक का सोल्यूशन कराने आया हूँ। और ये जितना भी जो कुछ हो रहा है यूट्यूब में वो हमारे रेस्पेक्टेड सिंह सर का जो मिशन है कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी मिशन के तहत आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आई होप आप अच्छी तरह से पेपर दे रहे होंगे और आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे होंगे, अपनी जो भी एरर हो रही होंगी उनको और धीरे धीरे दूर करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जरा कि आज के आरबीटीएस में जो सबसे पहला क्वेश्चन था फिजिक्स सेक्शन में वो कौन सा था। और वो क्वेश्चन वेक्टर से था, कह रहा था एंगल बिटवीन ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। बच्चा अगर यहाँ पर सिंपली हम लोग ए डॉट बी करें, सिंपली सिर्फ ए डॉट बी करें तो हम ए डॉट बी करना जानते हैं, आई डॉट आई 1 होगा माइनस जे डॉट जे 1 होगा और ए डॉट बी क्या आ गया, 0 आ गया। और ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा बच्चा वो 90 डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से अपना कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ओके, तो थोड़ा मिस्टेक था वो, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। A scalar quantity is that one that is conserved in a process। बच्चों अगर हम बात करें जैसे स्पेस पर एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है ना। अब अगर यहां पर हम चेक करेंगे तो ये डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन जैसे ही पाथ चेंज हो जाएगा डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस मैं इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। करा स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट नेवर टेक निगेटिव वैल्यूज। ओके, अब देखो जरा, ये स्टेटमेंट इस वजह से नहीं ले रहा हूं कि आपने जो वर्क पढ़ा होगा, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है और जब वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो वर्क है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। इस वजह से यहां भी एक्सेप्शनल मिल गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं सही माना जाएगा। कह रहा है स्केलर क्वांटिटी इज दैट वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्पेस। आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्केलर क्वांटिटी क्या हो रही है, वैरी कर रही है, चेंज हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा था, डज नॉट वैरी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मेरा जो पेन है बोर्ड से इस डिस्टेंस पर है, अब ऑब्जर्वर किसी भी एक्सिस पे होगा, किसी भी एक्सिस पर होगा, जो डिस्टेंस ऑफ पेन होगा बोर्ड से वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आप कहीं भी जाइए, ऑब्जर्वर कहीं भी जाए, बोर्ड से जो डिस्टेंस होगी पेन की वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो हिसाब से ये आपका फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही था। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ही प्यारा थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे करें कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एन एंगल ऑफ 50 डिग्री इज 50 मीटर इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज विल बी। अच्छा, रेंज का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ देखो, जी तो सेम जाने वाला है सबके साथ, स्पीड भी सेम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो आर है प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। थोड़ा मोटा चल रहा है, इसको पतला कर लिया जाए, आर प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 अपॉन R2 साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2 होगा। R1 की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। R2 अपने को कैलकुलेट करना है बच्चा, थीटा 1 आपका 50 दे रखा है, 15 दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा। और थीटा 2 आपका 90 दे रखा है, तो ये साइन 90 हो जाएगा। अब इसके आगे सबको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो जब 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, क्रॉस कराएंगे, तो R2 अपना कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपना जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन अ 2 डायमेंशनल मोशन द इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। नेसेसरली ट्रू है ना, ऑलवेज ट्रू नहीं, नेसेसरली ट्रू। कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। बच्चा
अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी तो फिर वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज बाउंडेड। बाउंडेड एक्सीलरेशन का मतलब होता है जहां पर स्पीड क्विकली नहीं चेंज हो रही होती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। स्पीड क्विकली चेंज भी हो सकती है और नहीं भी चेंज हो सकती है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हुआ। फिर कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ मोशन। हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप जिस भी प्लेन पर मूव कर रहे होंगे, जिस भी प्लेन पर मूव कर रहे होंगे, जो एक्सीलरेशन होगा वो उसी प्लेन पर होगा, वो उसी प्लेन पर होगा। तो अभी तो ये थर्ड ऑप्शन अपने को सही दिख गया। कहते हैं पार्टिकल मस्ट बी अंडर गोइंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। नहीं, अगर आप स्ट्रेट लाइन पे भी मूव कर रहे हैं और अगर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो अब इससे आप यूनिफॉर्म मोशन आप बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी पॉजिटिव कांस्टेंट है तो हमेशा यूसीएम होगा, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन पर भी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, it is found that mod A plus mod B बराबर mod A, this necessarily implies। बच्चों देखो, सबको ये लग रहा है कि ये सही होगा, देखने से सबको यही लग रहा है कि ये सही होगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, अगर B नल वेक्टर है, अगर B नल वेक्टर है तो आपको लग जाएगा कि mod A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, मान लो थोड़ी देर के लिए एक फोर्स है 4 न्यूटन, एक दूसरा फोर्स है 4 न्यूटन, इसके बीच का एंगल कितना हो गया 120, इसके बीच का एंगल क्या हो गया 120। बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, रिजल्टेंट 4 होगा कि नहीं होगा। जब रिजल्टेंट 4 हो गया तो अब आप देखो ए भी 4 है, बी भी 4 है, तब भी वैल्यू ऑफ मॉड ए तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना। तो जरूरी तो नहीं है कि मॉड भी जीरो ही हो, मॉड भी नॉन जीरो होने पर भी देखो आपको एक कंडीशन मैंने दिखाई। तो ये जो पहला ऑप्शन है ना तो पूरी तरह से गलत है ना ही पूरी तरह से सही है, ये मे और मे नॉट बी की कंडीशन पे आ गया। दूसरा कह रहा है ए एंड बी आर पैरेलल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर पैरेलल भी होगा तो कुछ और ही आने वाला है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, नहीं बिल्कुल गलत है भैया, ये इन दोनों पे कुछ सेटिस्फाइड नहीं होता। कह रहा है ए डॉट बी इज लेस देन जीरो, जरा हम करके देख लेते हैं इसको। मॉड ए प्लस बी का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो गया ए, दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर आप देखेंगे कि 2ab कॉस थीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर, ए बी कॉस थीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 ए डॉट बी। अब ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हो बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। देखो ये माइनस साइन आ रहा है ना, तो वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन जीरो हो रही है, लेस देन जीरो हो रही है। तो ए डॉट बी इज लेस देन जीरो। ओके, तो बच्चों जो पहला ऑप्शन है जो आपको लग रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूं आपको क्लियर कर, जो पहला ऑप्शन है जो आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वो सही है, होना चाहिए सर, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हम अगर आंसर चेक कर रहे होते हैं तो जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है उस पर जाते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन पे हमें कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शनल केस मिल गया। ओके, इस वजह से मैं पहले ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूं। अगर ये ऑप्शन ना दे रखा होता तो फिर हम लोग पहले ऑप्शन को सही कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहां पे जो आपका सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ आएगा, वो क्या आएगा, फोर्थ आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। करा फिगर शोज द ओरिएंटेशन ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v इन द xy प्लेन, इन द xy प्लेन। चलिए कोई बात नहीं, अगर इसको हम वेक्टर को शिफ्ट कर दें, वेक्टर को शिफ्ट कर दें, ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। अगर हम वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं तो सब लोगों को पता है यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं,
जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जब यहां पे हमने वेक्टर को शिफ्ट किया तो आप यहां देखते हो कि जो एक्स होता है, जो वी वेक्टर दे रखा है आपका पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, यहां पर जो शिफ्टिंग होने के बाद हम देख रहे हैं कि यहां पर पी तो अपने को पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये माइनस वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्यू आपको क्या दिखेगा, निगेटिव होगा। ओके, तो अपने पास पॉजिटिव होगा ए बी पी और निगेटिव होगा क्यू। देखते हैं ऐसा कहां पे लिखा है, ए पी बी पॉजिटिव है और क्यू क्या है, निगेटिव है। तो इस हिसाब से अपना कौन सा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i cap plus 4j cap meter per second and a final velocity v minus 3i cap plus 4j cap meter per second after being hit. The change in momentum, final momentum minus initial momentum is in kilogram meter per second. तो सबसे पहले मास जो दे रखा है आपको 150 ग्राम, इसको अपन लोगों ने चेंज किया किलोग्राम में, तो 0.15 kg आ गया। चलो अब जो बच्चा चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो m कॉमन ले लिया, v वेक्टर माइनस u वेक्टर, ये लिखेंगे 0.15, v वेक्टर आपका माइनस का 3i कैप प्लस का 4j कैप और ये माइनस का 3i कैप प्लस का 4j कैप, ये आया। बेटा देखो माइनस साइन तो मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से, और ये माइनस कॉमन ले लिया, ये लिख दिया। ये 3 इंटू 3 कितना हो गया बच्चा, 6 हो गया, और 4 इंटू 4 क्या हो गया, 8 हो गया। अब बच्चा 0.15 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा 0.9 आई कैप और ये आएगा 1.2 जे कैप, ये अपना आ गया। और ऐसा देखते कहां पर लिखा है, और मुझे ऐसा दिख रहा है थर्ड ऑप्शन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो थर्ड ऑप्शन था, बेसिक सा क्वेश्चन था चेंज इन मोमेंटम का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अच्छा प्रीवियस प्रॉब्लम जो पीछे हम लोगों ने सॉल्व की है, क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द हिट। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम निकालना, चलो एक बार चेक कर लेते हैं पीछे हम लोगों ने क्या कैलकुलेशन किया था, इसको याद रखते हैं। चेंज इन मोमेंटम ये आया था आपका, ओके, जो हाँ, जो अपना मॉड पी वेक्टर निकाला था हम लोगों ने, माइनस का 0.9 आई कैप प्लस 1.2 जे कैप। अब अगर अपने को मॉड निकालना है तो सब लोगों को पता है रूट के अंदर 0.9 का स्क्वायर क्या हो गया, 0.81, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.44, दोनों को ऐड करो 2.25 आएगा, और जब 2.25 आएगा तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.5 आएगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, और ऐसा कहाँ लिखा, थर्ड ऑप्शन पे लिखा था, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका थर्ड ऑप्शन से। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा कि इन एलिवेटर इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन a, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय अ पैसेंजर ऑफ मास m। एज्यूम कर लो ये आपका एलिवेटर है और यहां पर एक पैसेंजर खड़ा है, यहां पर एक पैसेंजर खड़ा है। ये बताओ इस पर जो रिएक्शनरी फोर्स होगा, इस पर रिएक्शन इधर लग रहा होगा, इसका वेट कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड mg, है ना, और ये किधर की ओर मूव कर रही है, ऊपर की ओर। अच्छा, जब न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कहां पर है, अपवर्ड डायरेक्शन पर है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो जो नेट फोर्स होगा m इंटू ए, वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो एफबीडी के हिसाब से अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट, वो हम लोग r माइनस एम जी लिखने वाले, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, और इसको हम लोग एम ए लिखने वाले। और यहां से आप देख रहे हो जो रिएक्शनरी फोर्स है R, एम ए प्लस एम जी, आर एम जी प्लस ए, ये आया आपका, ठीक है ना। और ऐसा कहां पे दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी विथ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन if its initial velocity at t बराबर 0 6i cap minus 12j cap, okay, the time at which it will just have a velocity along the y axis, please read the question carefully
और सबसे लास्ट वाली लाइन पे जरूर फोकस करिए आप। कह रहा है कि इट विल जस्ट हैव अ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब आपको बताना है कि वो कितने टाइम बाद, जीरो के बाद अगर हम काउंटिंग करते हैं t0 जीरो के बाद, तो कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग जीरो होने वाली है। मतलब वाई एक्सिस के अलोंग अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो एक्स एक्सिस नहीं, सॉरी, हाँ, कह रहा है कि इसकी जो भी वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत तरीके से डिफाइन कर रहा था, सॉरी। जो इसकी वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ वी वाई होगा, वी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। ये तभी तो पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ ये निकालना है कि कितने टाइम के बाद वी एक्स जीरो होगा, कितने टाइम के बाद वी एक्स जीरो होगा। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये आपका यू एक्स है, ये आपका क्या है, यू वाई है, लेकिन अपने को एक्स डायरेक्शन पे फोकस करना है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। मुझे फार्मूला याद आ रहा है, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी एक्स जीरो करना है, जब वी एक्स जीरो होगा तभी सिर्फ और वेलोसिटी कहां बचेगी, वाई एक्सिस पे। यू एक्स दे रखा है, टी अपने को कैलकुलेट करना है। किसी तरह अगर मैं ए एक्स निकालता हूं, यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बस मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। अगर सिर्फ वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग होगी, सिर्फ वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग होगी, तो पक्का एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए एक्स निकालना है, तो देखो ये फोर्स दे रखा है, ये एफ एक्स दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एफ वाई दे रखा है। तो अपने को अगर सिर्फ ए एक्स निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि जो ए एक्स होगा वो हो जाएगा एफ एक्स अपॉन एम, एफ एक्स अपॉन एम, ओके। और यहां से ए एक्स बराबर एफ एक्स माइनस 3 और m कितना दे रखा है बच्चा, 5, ये आया। अब मैं यहां पे वैल्यू पुट करने वाला हूं, वी एक्स जीरो हो गया, यू एक्स आपका क्या हो गया, 6 हो गया, माइनस 3/5 इंटू टी, ये इधर आएगा 3/5 टी बराबर 6। कैलकुलेट करोगे टी कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा, ओके। ये आपका, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही था। बस यहां पर क्या था ना, यहां पे इस क्वेश्चन पे आपको बस ये याद रखना था कि मोशन इन प्लेन है, हमें एक्स डायरेक्शन के बारे में अलग सोचना है, वाई डायरेक्शन के बारे में अलग सोचना है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम सभी को पता ही है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, with uniform speed v, okay, when it moves from one point to diametrically opposite point, it's, देखो बच्चा, अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो रही है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो 2v होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 2v होगा, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, 2mv हो जाएगा। ये सब लोगों ने पढ़ा है। तो चेंज इन वेलोसिटी 2v होगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2mv होगा। जबकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, जबकि यहाँ पे दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत होंगे। मोमेंटम चेंज होगा ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से ये गलत है। और जो सही है वो आपकी नजरों के सामने है, वो भी ऑप्शन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। A projectile is moving at 20 meter per second at its highest point, where it breaks into equal parts due to an internal explosion. One part moves vertically up with 30 meter per second with respect to the ground. Then the other part will move at. भैया जो प्रोजेक्टाइल है 20 मीटर पर सेकंड पर है, कहां पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। सबको पता है कि प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि यू वाई यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो वेलोसिटी होगी 20 आई कैप होगी, कितनी होगी, 20 आई कैप। अच्छा, जो भी एक्सप्लोजन हो रहा है, इंटरनल एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है। एक्सप्लोजन के पहले का मोमेंटम बराबर एक्सप्लोजन के बाद का मोमेंटम।
तो एक्सप्लोजन के पहले का मोमेंटम मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर हम बात करें कंजर्वेशन के एक्सप्लोजन के पहले मोमेंटम क्या आएगा, मान लो मास m है इंटू 20 आई कैप, ठीक है भैया, बराबर टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, मतलब अब दो जो इक्वल पार्ट्स होंगे वो m/2 के होंगे, तो ये m/2 इंटू 30 तो है ही है, और कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये y एक्सिस पर 30 j कैप प्लस m/2। अब दूसरे वाले का नहीं पता तो मैंने v वेक्टर लिख दिया। अब ध्यान से देखो m कैंसिल हो रहा है, 2 यहां से इधर बनेगा 40 i कैप 30 j कैप प्लस v वेक्टर, और ध्यान से देखोगे तो v वेक्टर बराबर आएगा 30 i कैप 40 i कैप माइनस 30 j कैप। मॉड v निकाला जाए तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1600, इसका स्क्वायर आ जाएगा 900, 2500 आएगा, और स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। कहाँ पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ बेटा एक पुली है, दो आपके इंक्लाइन प्लेन दे रखे हैं और फ्रिक्शनलेस है, और आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg। देखो एक बात सुनो, यहां पर हमेशा एक छोटी सी बात याद रखना कि जब ऐसा सिस्टम आ रहा है तो जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये याद रखेंगे हम लोग, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अच्छा इस पर इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा 10g साइन 53। साइन 53 क्या होता है आपका 4/5 होता है, 4/5 से डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 80 न्यूटन आएगा। इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा 5g साइन 37, ठीक है ना, साइन 37 3/5 होता है, ये 30 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो देखो दोनों डायरेक्शन, तो यहां पे नेट पुलिंग फोर्स क्या आएगा 80 माइनस 30 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 10 + 5 15, ये 50/15 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 3.3 समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 इन प्रोजेक्टाइल मोशन हैव वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली एट टाइम t बराबर 0, दे कोलाइड एट टाइम t नॉट। अच्छा देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 एंड v2 एट टाइम 2t नॉट, ठीक है, while still moving in air the value of m1 v1, अच्छा ये वेक्टर का साइन है बच्चा m1, अच्छा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये डैश बच्चा माइनस m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है भाई। मतलब कुल मिला के ये लिखा है चेंज इन मोमेंटम, ये क्या लिखा है चेंज इन मोमेंटम, और आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना। अच्छा भैया, अच्छा टू पार्टिकल्स है, कौन सा मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम वहां पे ग्रेविटी वाले फोर्स को कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन अपना क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था F डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो डेल्टा P F इंटू डेल्टा T होगा कि नहीं होगा, F आपका फोर्स हो गया, डेल्टा T आपका टाइम हो गया, डेल्टा P आपका चेंज इन मोमेंटम, और ये इतना जो बड़ा लिखा है वो चेंज इन मोमेंटम है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई फोर्स होगा नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन पे फोर्स होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन पे जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट होगा ना। तो अगर हम टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें, दो मास है m1 और m2, तो टोटल हो जाएगा जो F होगा टोटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी m1 प्लस m2 इंटू जी होगा, ठीक है ना। ये F की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। और जो T है, T बराबर 0 से कहाँ पहुंचे 2t नॉट, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल आ रहा है वो कितना आ रहा है 2t नॉट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें डेल्टा P बराबर F की जगह लिखा गया m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू 2t नॉट टू m1 प्लस m2 GT नॉट, ये है ना।
कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, तो दिख रहा था बेसिक सा बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा था, छोटा छोटा ब्रेक करके हम लोग समझेंगे, और इतना बड़ा जो लिखा है वो चेंज इन मोमेंटम लिखा है। तो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई फोर्स होगा नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन पे ग्रेविटी लग रहा होगा, बस आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एन एलिवेटर एंड इट्स लोड वेट इज टोटल ऑफ 1600 kg. Find the tension in the supporting cable when the elevator originally moving downwards at 20 meter per second is brought to rest with constant acceleration in a distance of 50 meter. तो अच्छा रेस्ट पर आ रहा है, रेस्ट पर आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। डिस्टेंस दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो क्यों ना हम लोग लिफ्ट का एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये लग गया, ये जीरो हो गया, 400 हो गया। यहां से बच्चा a कितना आएगा? माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा कहां मूव करिए? डाउनवर्ड मूव करिए। जब डाउनवर्ड मूव करी होगी तो हम सबको पता है जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही होती है तो जो टेंशन होता है उन केबल G माइनस ए होता है। M वैल्यू पुट करते हैं, M कितना दे रखा था? 1600। G आपका G आपका कितना हो गया? G आपका 10 हो गया, माइनस ए भी तो माइनस दे रखा भैया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, नहीं हो गया? तो 14 आया। ये कुछ 12.4 आने वाला है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है किलो न्यूटन में भी चेंज करने पर, तो अपना सही जवाब क्या होगा? फोर्थ होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x बराबर pt प्लस qt स्क्वायर प्लस rt क्यूब, वेयर p और q और r की वैल्यू गिवन है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t बराबर 2 सेकंड। हमें सबको पता है ये x दे रखा है ना, ठीक है ना, तो इसको अगर अपन लोग अगर फोर्स निकाले, मास दे रखा है, तो फोर्स का एक बेसिक फार्मूला होता है m इंटू ई। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम लोग दो बार क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपने को एक्सेलरेशन इक्वेशन मिलेगा। वहां पे पॉइंट ऑफ टी पुट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही बोलता ना। तो अगर यहां से शुरू किया जाए dx अपॉन dt, ये अपना वेलोसिटी होगा, ये p आएगा क्योंकि t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, 2qt लिख दिया। t क्यूब का क्या होता है? 3t स्क्वायर होता है। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बच्चा ये एज अ कांस्टेंट है तो ये तो हो गया 0p, इधर आएगा 2q और ये आ जाएगा 6rt। ओके जब ये बन गया तो देखो अभी यहाँ पे t है, ये t से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एट t बराबर 2 सेकेंड, एट t बराबर 2 सेकेंड a बराबर 2q प्लस 12r, ये आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी q और r की। q कितना दे रखा था? 4, r कितना दे रखा था? 5। 5 इंटू 12 करोगे 60 आएगा, ये 68 आया। कितना आया? 68। f बराबर होता है m इंटू a। m कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, ये हो गया 68। जब मल्टीप्लाई करोगे 136 न्यूटन। ऐसा कहाँ दे रखा है? ऐसा दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। द रेडियस वेक्टर इज द वेक्टर विच जॉइन द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, विच ऑप्शन इज ट्रू? बच्चा अगर हम बात करें कि ये आपका एक सर्कुलर पाथ हो गया, ये सेंटर हो गया, ये आपका रेडियल वेक्टर होता है जिसको रेडियस वेक्टर भी बोल देते हैं। और आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन देखो लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये अलोंग द रेडियस आउटवर्ड है, लेकिन आप देख सकते हो कि डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन हर जगह अगर इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो रेडियस के बराबर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती रहती है। अब देखते हैं ऐसा कहां पे लिखा है। ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वेरिएबल लिखा था, ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वेरिएबल मैग्नीट्यूड लिखा था। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल डायरेक्शन, भैया राइट एक्सप्लेनेशन तीसरे से आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अ बैलून हैज 8 ग्राम ऑफ एयर, अ स्मॉल होल इज into it, the air escapes at a uniform rate. अच्छा यूनिफॉर्म रेट 7 सेंटीमीटर पर सेकंड if the balloon shrink in 5.6 सेकंड। ओके मतलब 8 ग्राम एयर थी और 5.6 सेकंड में वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, मतलब एयर निकल गया। मतलब ये एक तरह से मास जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो dm अपॉन dt, मास अपॉन टाइम, ये dm अपॉन dt है अपना। देन द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून इज, बच्चा एक फार्मूला पढ़ोगे आपने,
अगर F बराबर ma, आपने पढ़ा होगा F बराबर ma, यहाँ पे मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट रहेगा। अगर स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन मास चेंज हो रहा हो तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं v dm अपॉन dt, v dm अपॉन dt। v की वैल्यू क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 7 इंटू 10⁻², क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 1 ग्राम दे रखा है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 8 इंटू 10⁻3। और बच्चा t, अगर हम t की बात करें तो 5.6 सेकंड दे रखा है, कोई बुराई नहीं इसमें। ये जीरो इधर आ गया 10, देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 10⁻5 था, ये 10 था, तो ये क्या आएगा 10⁻4 आएगा न्यूटन। देख लेते कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ रॉकेट ऑफ मास 10,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 2 meter per second square. The initial thrust on the blast is, okay, कहाँ पे भैया, अपवर्ड डायरेक्शन पर। अपवर्ड डायरेक्शन पे तो जो इनिशियल थ्रस्ट के लिए लिखोगे आप mg+a, ठीक है ना, FBT न्यूटन के सेकंड लॉ से यही रिजल्ट आता रहता है। ये 10⁴ आ गया, ठीक है, g आपका 10 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। तो ये 12 इंटू 10⁴ आया न्यूटन। अब इसको क्या लिख सकते हो, 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और इस पोर्शन को क्या लिख सकते हो, किलो न्यूटन, तो 120 किलो न्यूटन। तो हिसाब से आपका कौन सा सही हो गया, फर्स्ट सही हो गया, 19 का फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अ रोप ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड लीनियर डेंसिटी 0.5 kg पर मीटर इज लाइंग लेंथ वाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर। ये आपकी कोई ठीक है ना, ये आपकी कोई रॉड पड़ी है, सॉरी रोप पड़ी है। इट इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, ठीक है भैया, 12 न्यूटन के हिसाब से पुल्ड किया जा रहा है, ठीक है भैया। फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ये मान लो हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हम मास निकालते हैं, मास ऑफ रोप, मास ऑफ रोप। तो बच्चा 8 मीटर लेंथ है और ये कितना दे रखा है, लीनियर डेंसिटी, इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ रोप कितना हो गया, 4 kg हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना लगा है 12, मास कितना है 4, 3 न्यूटन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सीलरेशन हर एक पॉइंट का होगा, ये एक्सीलरेशन हर एक पॉइंट का होगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टेंशन है मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पर, तो एक्सीलरेशन तो सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अब मास तो सिर्फ इतना लेने वाले ना, तो जो एप्रोप्रिएट मास होगा मिड पॉइंट तक वो कितना हो जाएगा 2 kg। तो अब अगर हम टेंशन निकालें तो m डैश इंटू ए एक्सीलरेशन 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। कहाँ पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, तो 20 का आपका थर्ड सही। क्वेश्चन नंबर 21, अ बाइसाइकिल व्हील अटेन अ वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड इन 5 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द व्हील। ठीक है भाई, देखो स्टार्टिंग में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 20 रेडियन पर सेकंड, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है भैया, अब इक्वेशन लगाइए, ओमेगा और ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वैल्यू पुट करेंगे आप, अपना अल्फा कितना आ जाना है 4 आ जाना है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जब ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो अपन लोग फिर सॉल्व करेंगे कि थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। भैया ओमेगा नॉट 0 दे रखा था तो ये कहानी खत्म कर दिया। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, अल्फा कितना दे रखा है 4, टी कितना दे रखा है बच्चा 5, 25, ये कितना आ गया 50 रेडियन, 50 रेडियन, ठीक है ना, ये आया। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई का, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई का, तो जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50, और एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है 2 पाई होता है, तो हम इसको 2 पाई से क्या करें डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा
25/5 पाई, ठीक है, रेडियन पर रिवोल्यूशन के हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.05 kg is thrown vertically upward. Give the direction and magnitude of the net force on the pebble when it is at the highest point and a momentary rest. बच्चा अगर ग्राउंड से आप फेंक रहे हो हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यहां पर आपका वेलोसिटी क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा कुछ समय के लिए, और जैसे वेलोसिटी जीरो होती ठीक उसी समय फोर्स कहां लगने लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगने लगता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा प्लस प्लस उस पर जो फोर्स होगा वो m इंटू जी होगा। m कितना दे रखा है 0.05 10, ये 0.5 न्यूटन आ गया। तो ये 0.5 जो न्यूटन लग भी रहा है तो कहां पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। ऐसा कहां पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। Question number 23. A man slides down a light rope whose braking strength is eta times his weight. What should be his maximum acceleration so that rope just not break? Rope just not break. जो मैन है स्लाइड डाउन कर रहा है, ओके, जैसे ये आपका रोप हो गया, इस पे एक इंसान ऐसे था, टेंशन ऊपर की ओर, इसका वेट नीचे की ओर। अच्छा, स्लाइड कहाँ कर रहा है, नीचे कर रहा है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नीचे होगा ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम जी माइनस टी बराबर एम इंटू ए, एम जी माइनस टी बराबर एम इंटू ए, ठीक है भैया। ए बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी अपॉन एम, एम जी माइनस, ठीक है, टी टी बोले तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ना, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है ना, तो टेंशन भी क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। वो कह रहा है ईटा टाइम्स हिज वेट, तो यहाँ पे ईटा इंटू एम जी रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा एम, सॉरी अपॉन एम, एम कैंसिल हो जाएगा तो जी माइनस ईटा जी, जी कॉमन ले लो बच्चों, 1 माइनस ईटा, तो ये आपका आया, ठीक है ना। ऐसा कहां पे लिखा है, ऐसा आपका फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका फर्स्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y बराबर u by t प्लस हाफ gt स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सिर्फ पागल बनाया जा रहा है आपको बच्चा, आप सिर्फ इतना समझिए, सिर्फ इतना समझिए, सिर्फ इतना समझिए कि जो y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है, ये क्वेश्चन ऑफ मोशन है, मतलब जो आपका मोशन हो रहा है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है। जब अंडर ग्रेविटी होगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, वेट के बराबर लगेगा, तो अपना सही जवाब क्या है, सेकंड है। अब इसको आप डिफरेंशिएट मत करने लगना, ये कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो भी होगा वो जी होगा, और यहाँ पे ग्रेविटेशन अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो फोर्स हमेशा क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है ना, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 25, a man of mass 60 kg stands on a weighting scale in a lift which is moving upward with a uniform speed. अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो जो एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट होगा, जो एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट होगा वो बच्चा जीरो होगा, वो बच्चा क्या होगा, जीरो होगा, ओके। द रीडिंग, तो जब जीरो होगा तो जो रीडिंग होगी, जो रीडिंग वेट होगा बच्चा, वो उसके एक्चुअल वेट के क्या होगा, बराबर होगा, एक्चुअल वेट के क्या होगा, बराबर होगा। मास कितना दे रखा था, 60 kg, ओके, इंटू 6 करेंगे, 10 करेंगे तो 600 न्यूटन आएगा, या इसी को लिख सकते हैं 60 kg वेट। ये भी तो आपका एक तरह से ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है, आपने सुना होगा, एक एब्सोल्यूट यूनिट और एक ग्रेविटेशनल यूनिट। न्यूटन डाइन आपके एब्सोल्यूट यूनिट, और ये ग्राम वेट, किलोग्राम वेट, ये आपके कौन से होते हैं, ये ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। तो 60 किलोग्राम वेट हिसाब से आपका कौन सा सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो बच्चे ये मैंने आपके साथ 1 to 25 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपके अगर कोई डाउट रहे होंगे तो उनको मैं दूर करने में थोड़ा आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारे शिवम सर आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप वीडियो देखिएगा। अपनी अगर कोई क्वेरी हो तो ड्रॉप करिएगा। चलते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। जय हिंद एंड थैंक यू। चलिए बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और इसके पहले के 25 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हो, जो कि डिस्कस किए हैं रोहित सर ने। तो अब आगे के 25 क्वेश्चन बच्चे करते हैं हम लोग। देखिए 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम कह रहा है कि इज एक्टेड अपॉन बाय द 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, एक ब्लॉक है और जिसका मास दे रखा है आपको 5 किलोग्राम,
यहाँ पे आपके दो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहे हैं बच्चे, एक है आपका 8 न्यूटन और दूसरा दे रखा है बच्चे आपको 6 न्यूटन। तो इसका मतलब है बच्चे इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा बच्चे आपका 90 डिग्री। और यहाँ से जो इसका रिजल्टेंट होगा बच्चे ये देगा आपको एफ नेट। यहाँ से चलो जल्दी से निकालो एफ नेट क्या होगा। तो चूंकि थीटा 90 है तो जो एफ नेट होगा वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, ये होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, कुछ ये वैल्यू देगा। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो 8 का स्क्वायर होगा बच्चे 64, 6 का स्क्वायर होगा आपका 36, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देगा बच्चे आपको स्क्वायर रूट 100 जो आ जाएगा बच्चे आपका 10 न्यूटन। तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है 10 न्यूटन। अब जरा यहाँ पे लिख लो बच्चे एफ नेट इक्वल्स टू 10 न्यूटन। आप जानते हो फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन। आपसे एक्सीलरेशन पूछा हुआ है तो जल्दी से निकाल दो बच्चे। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन मास दे रखा है आपको 5 किलोग्राम। तो जो आपका एक्सीलरेशन होगा ये आएगा बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चे, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं कि विथ व्हाट एक्सीलरेशन ए शुड बी द लिफ्ट इन फिगर डिसेंड, डिसेंड मतलब नीचे आए, so that the block of the mass m exerts mg/4 on the floor to the left। बच्चे ये दे रखा है। अच्छा ये अगर एक्सर्ट करेगा, पहली बात तो क्या होगा यहाँ पे इसका जो mg होगा वो बच्चे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और यहाँ पे जो नॉर्मल होगा ये होगा बच्चे आपका mg/4। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो कैसा है बच्चे, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे आप जरा यूज करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम ए इक्वल्स टू होगा बच्चे आपका ये एम जी माइनस का हो जाएगा आपका mg/4, और इसको कैलकुलेट कर जाओ तो एम ए इक्वल्स टू क्या देगा आपको 3 mg/4। तो m से m कट हो गया तो जो आपका एक्सीलरेशन आएगा ये हो जाएगा बच्चे आपका 3g/4, जो कि देगा बच्चे आपको सेकेंड ऑप्शन। तो 27 का बच्चे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 27 में कह रहा है कि फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दिया हुआ है आपको द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। आपसे पूछा हुआ है कि कौन से पार्ट पे क्या होगा आपका फोर्स जीरो होगा। अच्छा फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो आपका जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपको एक्स टी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। तो पहले तो ये देखो क्या है आपका, ये आपको एक कर्व दे रहा है, ये भी कर्व दे रहा है, ये बच्चे आपको एक लीनियर ग्राफ दे रहा है, और यहाँ पे भी बच्चे क्या है कर्व है। तो आप जानते हो एक्सटी ग्राफ में अगर कोई आपका कर्व है तो वहां पे जो वेलोसिटी देगा बच्चे वो क्या देगा, वेलोसिटी बच्चे कैसी देगा, वो यूनिफॉर्म देगा। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे आपका जो सीडी कर्व के लिए है इसके लिए आपका एक्सीलरेशन जीरो, तो इसका जो एक्सीलरेशन जीरो तो इसके लिए फोर्स भी बच्चे क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा। तो सीडी के लिए आपका फोर्स जीरो आएगा, जो कि होगा बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h इफ इट एक्वायर्स अ मोमेंटम p देन द मास ऑफ द बॉडी। देखो कह रहा है कि एक सर्टेन हाइट से बच्चे किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, तो ये हाइट हम मान लेते हैं बच्चे क्या है आपकी h, ये हाइट हो गई h, और इट एक्वायर्स अ मोमेंटम, वो मोमेंटम है बच्चे आपका p। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज mgh, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। तो mgh इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को लिख लो बच्चे मोमेंटम के फॉर्म में। तो मोमेंटम के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं p²/2m। मास को ले जाओ आप लेफ्ट में, gh को उधर उठा लाओ, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p² अपॉन ये हो जाएगा आपका gh, और साथ में 2 भी रहेगा। तो आपका जो मास होगा वो कितना आ जाएगा, p अपॉन स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ gh, ये दे देगा बच्चे आपको मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, p अपॉन स्क्वायर रूट 2gh। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो करेक्ट ऑप्शन जो देगा बच्चे वो होगा आपका फर्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम था बच्चे ये। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, तब क्या होगा, ये पूछा है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, और बच्चे क्या होना चाहिए, आपका नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चे, पहला ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगर क्या हो गया, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है और नेट टाउ भी जीरो है, तो आपका क्या होगा, ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। देखो अगर आपका एफ नॉट जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, ये बच्चे आपका नॉर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट अगर टाउ जीरो है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। बट
ये आपका लीनियर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये इसका बेसिक सा मतलब है। सेम यहाँ पे लीनियर इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे क्या है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और यहाँ पे दोनों जब नॉन जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे वो होगा आपका फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है क्या व्हील इज रोटेटिंग एट 900 आरपीएम। ये बच्चे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्वेश्चन में, और ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ये आपको दे रखा है 900 रोटेशन पर मिनट, ये दे रखा है। तो बच्चे क्या करोगे, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे। तो जब मिनट को हम सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 900 ये हो जाएगा आपका रोटेशन पर सेकेंड। अब मीटर को जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली ये 0 से 0 चला गया, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका 15। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपका 15 रोटेशन पर सेकेंड। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। यहाँ से निकाल लो बच्चे ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई एफ। तो यहाँ से जब रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू हो जाएगा बच्चे आपका 15, और ये दे देगा आपको 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये देगा बच्चे आपको कुछ ओमेगा का वैल्यू। देखिए अब आपसे पूछा है कि when the power is cut off it comes to the rest पे आ रहा है, इसका मतलब उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बच्चे वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन 1 मिनट, 1 मिनट में। तो आपसे पूछा है यहाँ पे द एंगुलर रिटार्डेशन विल बी, तो भाई लगा दो यहाँ पे जरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू होता है आपका ओमेगा नॉट, चूंकि रिटार्डेशन की बात हो रही है यहाँ पे आप क्या यूज करो, माइनस का अल्फा टी। चूंकि फाइनल वेलोसिटी बच्चे 0 हो रहा है तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा नॉट माइनस हो जाएगा बच्चे आपका अल्फा टी। तो अल्फा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से ओमेगा नॉट अपॉन टी, और ओमेगा नॉट का वैल्यू आपको पता है ये है आपका 30 पाई, और टी दे रखा है 1 मिनट। तो एक काम करो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लो बच्चे सेकेंड में, कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या दे देगा आपको बच्चे पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि होगा आपका पहले फर्स्ट ऑप्शन। बस ये स्टेटमेंट बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है कि 1 मिनट दे रखा है यहाँ पे, दिस इज वेरी नेसेसरी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि द फोर्स टाइम प्लॉट फॉर अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। टोटल चेंज इन मोमेंटम पूछा हुआ है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो आप डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो बच्चे, कैन बी रिटेन एज, ये हो जाएगा आपका एफ इंटू डेल्टा टी। दैट मीन्स इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड द टाइम देन द एरिया अंडर द कर्व will give you the change in momentum। तो भाई यहाँ पे देख लो, पहले तो ये देखो ट्रेपेजियम बना रहा है तो आप ट्रेपेजियम से भी कर सकते हो, हाफ सम इनटू पैरेलल साइड और इनटू हाइट। अगर आपको ट्रेपेजियम का फार्मूला नहीं याद है तो भी काम हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर बना रहा है और ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल। तो इस स्क्वायर का एरिया निकालो, बेस आपका है 40, हाइट बच्चे क्या है, ये जो भी आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर है जो भी इसका निकाल लो। तो यहाँ पे आपको जो डेल्टा पी मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10, ये हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया, प्लस क्या हो जाएगा हाफ, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, और क्या आ जाएगा बच्चे आपका 10। तो यहाँ पे बचा आपका 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 400 प्लस हो जाएगा 100, और इक्वल्स टू क्या देगा आपको, डेल्टा पी हो जाएगा आपका 500 न्यूटन सेकेंड। ये आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 33 कह रहा है कि एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बच्चे क्या हो, यदि आपका नेट फोर्स क्या होना चाहिए बच्चे, 0 होना चाहिए। मतलब आपका जो स्टेटमेंट कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट तो इट विल बी इन रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस, जब तक कोई एक एक्सटर्नल फोर्स बच्चे ना लगाया जाए, ये आपको समझना है। तो मोशन आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, और अगर वो क्या है मोशन में है तो मोशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ए नेट होगा वो 0 होगा, और यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका जो समेशन ओवर एफ है वो क्या होगा बच्चे, 0, और जो आपका नेट एक्सीलरेशन है बच्चे वो भी होगा आपका 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। आपको एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है ओ के रिस्पेक्ट में,
एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर। पहले तो बच्चे फिगर को समझो, ये दे रखा है आपको 2d और ये भी लेंथ दे रखी है बच्चे आपको 2d। तो पहले तो ये लेंथ निकाल लो, तो लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पे 4d स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना देगा ये हो जाएगा आपका 8d स्क्वायर, ये आपको वैल्यू देगा। अब देखो क्या पूछा है आपसे, पूछा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब आपसे ओमेगा पूछा हुआ है। तो ओमेगा क्या होगा बच्चे आपका v परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा आपका r, ये होगा क्योंकि v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, ये आपको पता है। अब यहां से क्या करो भाई, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लो। तो ये अगर आपका 45 है तो ये कितना होगा 45 हो जाएगा, और ये कितना होगा बच्चे, ऑब्वियस सी बात है 45 होगा, तो ये हो जाएगा आपका v cos 45, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे आपका v sin 45। तो v परपेंडिकुलर कितना दे देगा आपको, v sin 45, जो कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में v नॉट। तो भाई चलो सॉल्व कर जाओ। यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और r आपको दे रखा है बच्चे ये है आपका 8d स्क्वायर, तो ये होगा 1/√2, √2 आएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर जाओ। तो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, v नॉट d आपका बाहर आ जाएगा, d को ले लो बाहर, इंटू क्या हो जाएगा 2√2, और ऊपर वाला भी √2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चे हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, v नॉट अपॉन ये हो जाएगा 2 and 2 4, 4d, v नॉट अपॉन 4d बच्चे आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर, v नॉट अपॉन 4d, जो कि होगा बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन। बस आपको यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि आपका क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर r, दैट इज द की। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एन इंक्लाइंड प्लेन हैज टॉप ऑफ, आधा पार्ट कह रहा है कि स्मूथ है और आधा पार्ट बच्चे कह रहा है कि रफ है। तो देखो भाई एक पहले आप यहाँ पे बना लो, ये आपने बना लिया, और इसका हाफ पोर्शन कह रहा है बच्चे कि ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये हो गया स्मूथ के लिए और ये हो गया बच्चे आपका रफ। तो 1 फॉर द स्मूथ एंड 1 फॉर द रफ। तो देखो भाई क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है रफ है तो वहां पे क्या होगा आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका ये mg हो जाएगा बच्चे आपका डाउनवर्ड, और अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट बच्चे आपका इधर जाएगा और एक कंपोनेंट बच्चे आपका ये होगा। तो ये क्या होगा mg, और इधर आ जाएगा बच्चे आपका mg cos थीटा, ये होगा आपका mg cos थीटा, और ये देगा बच्चे आपको mg sin थीटा, ये कुछ आपकी वैल्यू आएगी। और चलिए इसको जरा हम इक्विलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन आएगा बच्चे वो क्या आएगा। पहले हम लोग ये देखते हैं। तो जरा यहाँ पे देखो, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका एक्सीलरेशन होगा, देखिए यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ आपको इसी कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। तो अगर आप नेट देखोगे तो क्या मिलेगा आपको बच्चे, g sin थीटा होगा बच्चे आपका यहाँ का एक्सीलरेशन। तो पहले हाफ के लिए जो बच्चे आपका एक्सीलरेशन है वो क्या है बच्चे, g sin थीटा। मान लेते हैं बच्चे ये है आपका a1 और ये क्या हो गया आपका g sin थीटा। अब इसमें लगाओ जरा आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 2g, और यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस दे रखी है वो डिस्टेंस है बच्चे आपकी l। तो यहां से सॉल्व कर जाओ, ये हो गया बच्चे आपका l। मान लेते हैं कि ये दोनों की डिस्टेंस क्या है बच्चे, l है, इसका भी डिस्टेंस l है और यहां से ये डिस्टेंस भी क्या है बच्चे, l है। तो यहां से जब आप निकालोगे v स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन दे रखा है और एक्सीलरेशन g नहीं होगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा बच्चे आपका ये a। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा बच्चे आपका a, तो ये होगा आपका 2a, l हमने मान ली डिस्टेंस, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगी बच्चे आपकी 0, तो ये हो गया 0, तो यहाँ पे होगा ट्वाइस ऑफ a दे रखा है आपको g sin थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चे आपका l। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g sin थीटा l। अब बात करते हैं बच्चे हम लोग स्मूथ प्लेन के लिए, तो इस रफ प्लेन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बच्चे ऑब्जेक्ट का मोशन, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन बच्चे ऐसे है तो आपका जो ग्रेविटी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे जरा आप सॉल्व करो, देखो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, जब आप लिखोगे तो बेसिकली यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, आपका नेट ये डाउनवर्ड है, तो एम ए इक्वल्स टू बच्चे क्या हो जाएगा, ये होगा आपका mg sin थीटा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का होगा बच्चे क्या आपका f के, मतलब हो जाएगा ये म्यू के n, मतलब जो होगा बच्चे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो बेसिकली यहां से निकल आएगा हमारा एक्सीलरेशन। देखो यहाँ पे n क्या होगा, n ऑब्वियस सी बात है, n आपका हो जाएगा बच्चे क्या, mg cos थीटा। तो m a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, mg sin थीटा।
माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू के, और ये होगा आपका एम जी कॉस थीटा, कुछ ऐसी वैल्यू हमको देगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, m से m आपका कट हो जाएगा, तो आपको जो एक्सीलरेशन देगा, ये हम एक्सीलरेशन मान लेते हैं बच्चे क्या है आपका a2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका g कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आपका साइन थीटा, माइनस आएगा बच्चे आपका म्यू के कॉस थीटा, ये कुछ बच्चे आपको वैल्यू देगा। अब बस क्या करना है बच्चे, अगेन आपको इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है और बस उसको यूज करके आपको सॉल्व कर देना है फर्दर। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के का वैल्यू मिल जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एक टर्म कहा हुआ है कि फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड रीच द बॉटम एट रेस्ट, मतलब वो नीचे भी पहुंचेगा तो कैसा होगा बच्चे, रेस्ट हो जाएगा। इस बार आपकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बच्चे वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चे आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको पता है u स्क्वायर प्लस हम लगाएंगे यहाँ पे 2as, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2al। तो भाई रख दो यहाँ पे, एक्सीलरेशन आपका कितना आया है g, ये है आपका साइन थीटा, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख जाओ। जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 2g साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका म्यू के कॉस थीटा, और साथ में क्या रहेगा बच्चे आपका l। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी बच्चे 0 है, तो इसको कर दो 0, और ये वेलोसिटी आपको पता है, मतलब जो यहां से यहां की जो वेलोसिटी ये यहां से यहां आएगा वो इसके लिए क्या होगा बच्चे आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो बस वो इनिशियल वेलोसिटी का आपको वैल्यू दे रखा है, बेसिकली ये क्या है v स्क्वायर का ही वैल्यू दे रखा है, ये है 2g sin थीटा l, तो इसको रख जाओ 2g sin थीटा, और देखो क्या होगा कि l दोनों से कॉमन हो जाएगा और कॉमन होकर इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा बच्चे आपका 0। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 2g sin थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका म्यू के इंटू 2g cos थीटा, ये कुछ आपको वैल्यू दे देगा, ये क्या होगा आपका 0 के इक्वल होगा। तो देखो ये क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा 4g sin थीटा, और ये 2 से 2 कॉमन लेके इसको 0 कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो बचेगा आपका, ये बचेगा आपका म्यू के cos थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका बच्चे क्या 2 साइन थीटा, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, और यहां से निकाल लो बच्चे आप म्यू के की वैल्यू, तो ये दे देगा बच्चे आपको 2 tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे देगा आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चे आपको ये समझना है बस, और इन दोनों की जो लेंथ है वो आप स्मॉल एल कंसीडर कर लेना। चलिए बच्चे हम लोग बढ़ते हैं, और तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बच्चे आपका थर्ड, 2 tan थीटा इज द राइट आंसर। देखिएगा बच्चे नेक्स्ट 36 कह रहा है कि पार्टिकल ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये रेडियस दे रखा है बच्चे क्या है आपकी 20 सेंटीमीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम, स्पीड चेंज हो रही है 5 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, सो फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन। आपसे क्या पूछा हुआ है, एंगुलर एक्सीलरेशन, बेसिकली अल्फा का वैल्यू पूछा हुआ है। तो अल्फा पहले होता क्या है, पहले ये समझो, अल्फा वैल्यू होता है बच्चे आपका at, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपॉन क्या आएगा बच्चे r, ये r दे रखा है लेकिन at नहीं है, तो चलिए हम लोग at को कैलकुलेट कर लेते हैं। at क्या हो जाएगा आपका डेल्टा v अपॉन हो जाएगा बच्चे आपका डेल्टा t, और डेल्टा v आपको दे रखा है ये हो जाएगा 6 - 5 अपॉन है बच्चे ये 2, तो जो at का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चे आपका 1/2। अब बस इसको रख दो यहाँ पे, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 है 1/2, और r आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो बच्चे क्या करो 20 लिखो और इसको कर लो मीटर में कन्वर्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर आपका 100। बस आपको इसको सॉल्व करना था। देखो ये 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 10/4, और इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 2 पॉइंट, और बचेगा कितना 5, 2.5 बच्चे आ जाएगा आपका फाइनल एक्सीलरेशन 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहे कि अपर एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ रूफ एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज अटैच्ड इस लोअर एंड। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका एक फिक्स एंड है, ये मान लेते हैं बच्चे क्या है ये रूफ, और कह रहा है कि एक ब्लॉक यहां से हंग किया गया है जिसका मास है बच्चे क्या आपका 2 किलोग्राम का मास है, और यहाँ पे जो है ये स्प्रिंग है, बेसिकली ये आपको स्प्रिंग दे रखा है, यहाँ पे समझिएगा ये स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग, और लोअर एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कह रहा है कि 2 मिलीमीटर क्या होगा बच्चे आपका एक्सपेंशन होगा,
जब अर्थ पे करेंगे, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ऑन अनदर प्लेनेट, जहां पे जी का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जहां पे स्मॉल जी बच्चे क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो चेंज होगा। तो अगर हम बात मोस्ट स्पेसिफिकली करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आप जानते हो कि ये स्प्रिंग में आपका जो फोर्स होता है वो kx होता है और ये आपका होगा mg के इक्वल। तो mg इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे बच्चे kx। क्योंकि आंसर मिलीमीटर में दे रखा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, मास है बच्चे आपका 2, जी का वैल्यू अर्थ पे है तो कंसीडर कर लो बच्चे 10 इक्वल्स टू k और क्या हो जाएगा साथ में आपका 2। तो यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो k कितना आ जाएगा बच्चे आपका 10। आप कह रहे हैं कि सेम चीज कहां पे करी जाती है, अनदर प्लेनेट पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या हो जाएगा आपका g डैश चेंज होगा, आपका जो g होगा वैल्यू चेंज होगा, इक्वल्स टू क्या रहेगा kx। वहां पे आपसे एक्सटेंशन पूछा हुआ है तो हम कंसीडर कर लेते हैं वो क्या है बच्चे आपका x डैश, हालांकि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। तो भाई रखो m आपको दे रखा है 2 किलोग्राम, g डैश है बच्चे आपका 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू आ जाएगा बच्चे आपका x डैश। तो ये क्या हो जाएगा 4 टू 8 अपॉन 10 इक्वल्स टू दे देगा आपको x डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा बच्चे आपका 5। तो जो x डैश का वैल्यू होगा ये देगा आपको 4 अपॉन 5 मिलीमीटर। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको थर्ड ऑप्शन यही दे रखा है 4 अपॉन 5 मिलीमीटर। ये होगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा है कि द मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन टू मूव द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे मास आपको दे रखा है बच्चे, ये है आपका 10 किलोग्राम और देखो यहाँ पे क्या होगा mg इसका एक्ट करेगा इधर और ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका mg sin 37 और इधर आ जाएगा बच्चे आपका mg, ये हो जाएगा आपका cos 37। तो देखो फोर्स आपको अप्लाई करना है तो वो फोर्स हम मान लेते हैं बच्चे क्या है F, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका mg sin 37 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका म्यू के और n इंटू क्या हो जाएगा आपका mg, ये आ जाएगा आपका cos 37। तो भाई निकाल दो जल्दी से यहाँ पे f का वैल्यू, तो f का वैल्यू क्या दे देगा बच्चे आपको mg, ये आ जाएगा और साथ में क्या रहेगा म्यू के cos 37 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका sin 37। अब जल्दी से यहाँ पे cos 37 sin 37 की वैल्यू रख जाओ और बस सॉल्व हो गया। मास दे रखा है 10, जी का वैल्यू हो गया 10 और म्यू के का वैल्यू दे रखा है आपको 0.8 और cos 37 होता है बच्चे आपका 4 अपॉन 5 और ये वैल्यू होती है बच्चे आपकी 3 अपॉन 5। बस इसको सॉल्व कर जाओ, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 5 और ये हो जाएगा 20 बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 3.2 माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर जाओ 20 इंटू 0.2 और ये दे देगा बच्चे आपको 40, तो आपका क्या आ जाएगा 4 न्यूटन। आपका जो रिक्वायर्ड फोर्स वो कितना आएगा बच्चे 4 न्यूटन, जो कि है बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 39, अ बुलेट ऑफ मास m ट्रेवलिंग एट ए स्पीड v स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास m। तो कह रहे हैं कि एक कोई ब्लॉक है यहाँ पे और वो उसका मास दे रखा है आपको बच्चे क्या है कैपिटल M, कोई एक बुलेट यहाँ से चलाई जाती है बच्चे, तो वो v स्पीड से चल रही है, ये स्पीड दे रखी है बच्चे v और कह रहा है कि गेट्स एम्बेडेड इन इट, वो इसमें क्या हो जाती है एम्बेडेड हो जाती है एंड पूछा है कि फाइनली बोथ विल हैव द कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी। और पूछा है आपसे कि दोनों की जो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो इसके लिए बच्चे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस वो याद रखो। वो क्या होगा बच्चे कि होगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इनटू बच्चे यहाँ पे क्या होगा आपका मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट अपॉन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे टोटल मास। टोटल मास कितना होगा बच्चे, टोटल मास ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, टोटल मास। तो भाई यहाँ पे अप्लाई कर दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट क्या होगा बच्चे आपका हाफ mv स्क्वायर इंटू मास ऑफ बुलेट क्या होगा स्मॉल m अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। तो आप अगर ऑप्शन देखोगे तो देगा बच्चे आपको फर्स्ट ऑप्शन हाफ mv स्क्वायर इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अगर आप चाहो तो बच्चे इसको कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। तो देखो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, वहां से आपको v मिल जाएगा और कह रहा है गेट से इम्बेडेड, तो इस यहाँ की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो मान लेते हैं बच्चे क्या कैपिटल V और यहाँ पे क्या है बच्चे आपका स्मॉल v। और बाद में आप निकाल लेना
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कैसे आएगा बच्चे, टकराने के पहले, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा एक्चुअली ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका 40 नंबर। देखो जरा, कह रहा है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h एंड जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल ऑफ डायामीटर। बच्चे जब ये सबसे लास्ट फेज में होता है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है ये होती है आपकी v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5gr। अब देखिए ये ए बी दे रखा है बच्चे आपको डायामीटर, ए बी क्या है बच्चे आपका डायामीटर है, ये आपको दे रखा है। अब देखो जब बच्चे ये इनिशियली इस पॉइंट पे होगा, इनिशियली जब यहां से स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा बच्चे आपका पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगी बच्चे आपकी mgh, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या हो जाएगी 0। तो अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो सिर्फ क्या होगा आपका mgh होगा। अगर हम बी पॉइंट इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ होगा बच्चे आपका काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या होगा आपका हाफ mv², और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चे वो क्या हो जाएगी 0। तो अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका हाफ mv²। तो इसका मतलब है कि mgh मतलब ei, क्योंकि पता है फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चे mgh इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका हाफ m, और v² का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे 5gr। m से m कट हो गया, g से g कट हो गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, h का वैल्यू बच्चे हो जाएगा आपका r/2, और r को आप लिख सकते हो बच्चे फर्दर d/2। तो बस यहाँ पे हाँ साथ में 5 भी है, 5/2r। तो यहाँ पे जब आप r की जगह रखोगे 5 इंटू हो जाएगा d अपॉन आ जाएगा 4, ये आ जाएगी बच्चे आपकी हाइट, मतलब 5d/4 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है बच्चे आपका फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि असर्शन है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली। नहीं, स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली नहीं होता है भैया, स्टेट ऑफ मोशन भी होता है। इसका मतलब असर्शन तो बच्चे आपका गलत हो गया। रीजन कह रहा है टू द बॉडीज डू नॉट चेंज देयर स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज करोगे तब तक क्या होंगी बॉडीज अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देखो भाई ऑप्शन असर्शन इज फॉल्स एंड बट द रीजन इज ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चे क्या होगा आपका फोर्थ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अ मैन इन अ क्लोज्ड कैबिन फॉलिंग फ्रीली डज नॉट एक्सपीरियंस ग्रेविटी। बिल्कुल बच्चे करेक्ट बात लिखी हुई है, क्योंकि जब आप लिफ्ट के एग्जांपल की बात करते हो तो ये हो जाएगा बच्चे आपका फ्री फॉल। क्या हो जाएगा बच्चे आपका फ्री फॉल। यहाँ पे जो आपका फोर्स लगेगा वो क्या होगा बच्चे आपका 0। तो रीजन दे रखा है, कह रहा है कि इनर्शियल एंड द ग्रेविटेशनल मास हैव इक्विवेलेंस। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि आपका इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास इक्विवेलेंस की वजह से ही बच्चे ये पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब है कि असर्शन और रीजन बच्चे दोनों ही सही हैं, और रीजन क्या है आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चे 43 कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25। अच्छा, पहले स्पीड बच्चे आपको दे रखी है ये है 2 मीटर पर सेकेंड, अब है स्पीड आपकी 3.5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है आपको 25 सेकेंड। पूछा है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो क्या रहना चाहिए आपका जो डायरेक्शन है वो अनचेंज रहेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे फोर्स का। तो पहले निकाल लो यहाँ पे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस 2 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 25। तो जो आपका एक्सीलरेशन आएगा ये आएगा 1.5 अपॉन 25, 5 5 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका 0.3। तो इसको बस ऐसे ही रहने दो। ए इक्वल का वैल्यू है कितना आएगा 0.3 अपॉन 5, ये कुछ आपकी वैल्यू आएगी। और हमसे पूछा क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मास दे रखा है निकाल लो भाई जल्दी से। 3 इंटू क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 5, तो 0.9 अपॉन आ जाएगा 5। इसको सॉल्व कर जाओ
तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 और क्या देगा यहाँ पे बचेगा 4, 8 जा कितना हो जाएगा आपका 40, तो 0.18 न्यूटन आपका होगा करेक्ट आंसर, जो कि है बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन। फोर कह रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 40 किलोग्राम इज क्लाइंबिंग अ वर्टिकल पोल एट ए कांस्टेंट स्पीड। कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन हिज पाम्स एंड द पोल। देखो एक पोल है बच्चे कोई जिसपे क्या कर रहा है, एक बॉय आपका क्लाइंब कर रहा है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे क्लाइंब कर रहा है और यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट दे रखा है बच्चे क्या है आपका 0.8 और g का वैल्यू दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ g इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है आपसे द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट ही इज अप्लाइंग ऑन द पोल, कि वो हॉरिजॉन्टल फोर्स बच्चे क्या होगा। देखो यहाँ पे ये F बच्चे अप्लाई करेगा, तो बेसिकली वो जो F होगा बच्चे वो क्या होगा, एज अ नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पे आपका इधर की तरफ क्या जाएगा, एक फोर्स होगा, वही आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चे दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा आपका म्यू के एन, ये होगा बच्चे आपका फोर्स। एंड ऑब्वियस सी बात है यहां से अगर आप निकालोगे तो ये बच्चे F क्या होगा आपका mg के इक्वल होगा, दिस इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू के एन। तो यहां से निकाल लो बच्चे आप n का वैल्यू, तो ये क्या दे देगा बच्चे आपको mg अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे म्यू के। अच्छा आपको मास दे रखा है, मास कितना है बच्चे इसका 40 और g का वैल्यू बच्चे क्या है यहाँ पे 10 अपॉन म्यू के दे रखा है बच्चे 0.8। तो इसको सॉल्व कर जाओ तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और इधर क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, तो ये दे देगा बच्चे आपको 500 न्यूटन। तो इसका जो बच्चे करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे आपका 500 न्यूटन, जो कि होगा बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मेटल चेन इज प्लेस्ड ऑन द रफ टेबल सच दैट वन एंड ऑफ द चेन हैंग्स down over the edge of the table. When 1/3 of its length hangs over the edge, the chain starts sliding. आपसे पूछा है तो कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेबल है कोई, यहाँ पे बच्चे क्या है एक चेन है और ये बच्चे कह रहे हैं कि 1/3 जो है इसका वो आपका नीचे लाई कर रहा है, मतलब लटक रहा है यहाँ पे। तो ये अगर हम टोटल लेंथ मान ले L, तो आपका ये 1/3 मतलब L/3, तो कितना बचा यहाँ पे बचेगा आपका 2L/3, इतना लेंथ बच्चे बचेगा जो आपका टेबल के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप हमेशा एक बात याद रखो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है वो ये होता है कि लेंथ ऑफ द चेन विच इज हैंगिंग, लेंथ ऑफ द चेन विच इज हैंगिंग अपॉन लेंथ ऑफ द चेन विच लाई अबव द टेबल। तो देखो यहाँ पे हैंग कितना कर रहा है बच्चे L/3 और अबव द टेबल कितना है बच्चे आपका 2L/3। तो ये आपका चला गया L से L चला जाएगा, तो जो म्यू S का वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चे आपका 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चे वो क्या आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, जो कि होगा आपका 1/2। 46 कह रहे थे टू ब्लॉक ऑफ मास M1 M2 आर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, और वो टेबल बच्चे रोटेट हो रही है। तो ब्लॉक्स आर अटैच्ड टू द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, और पूछा है कि ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, फाइंड द टेंशन T1 पूछा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, T1 आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा और इधर स्ट्रिंग चेंज है तो ये हो जाएगा बच्चे आपका T2, ये भी क्या होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप मास M2 के लिए देखो तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो T2 होगा वो सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो जो T2 का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा बच्चे आपका M2 और साथ में रहेगा ओमेगा स्क्वायर और आ जाएगा बच्चे आपका L2। अगर आप मास M1 के लिए देखोगे तो M1 के लिए क्या होगा बच्चे T1 माइनस T2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा M1 ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा बच्चे आपका L1। बस यहाँ पे क्या करना है, ऊपर T2 से वैल्यू यूज कर लो, तो T1 माइनस क्या हो जाएगा M2 ओमेगा स्क्वायर L2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे M1 ओमेगा स्क्वायर L1। तो यहाँ से जो T1 का वैल्यू आएगा ये क्या आएगा बच्चे आपका M1 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस हो जाएगा आपका M2 ओमेगा स्क्वायर L2, ये आपको वैल्यू दे देगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सेकेंड ऑप्शन बच्चे क्या देगा आपको, करेक्ट ऑप्शन देगा। तो मतलब यही होगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास M1 और M2, दो ब्लॉक दे रखे हैं बच्चे एंड आर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ द कंबाइंड लेंथ L आर सेट टू इन सर्कुलर मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द लेंथ्स। यहाँ पे पूछा है कि L1 रेस टू L2 क्या होगा, ये आपसे बच्चे पूछा हुआ है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये एक मास आपका M2 ये है और ये इसकी टेंशन, और स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या होगी बच्चे सेम होगी। ये लेंथ है बच्चे L2 और ये क्या है लेंथ आपका L1। तो यहाँ पे देखो जो T होगा मास M1 के लिए वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1
ओमेगा स्क्वायर L1 कुछ ऐसा आएगा। और अगर हम t, चूंकि दोनों ही टेंशन सेम है तो हम लोग सिर्फ t ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे दूसरे के लिए तो t क्या हो जाएगा m2 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका L2। और ऑब्वियस सी बात है ओमेगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों को जब इक्विवेलेंट करोगे तो देखो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला जाएगा, तो बेसिकली क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू m1 m2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे L1 अपॉन L2। हमको चाहिए क्या L1 अपॉन L2, तो निकाल लेते हैं L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 अपॉन M1। रेशियो हमको M1 अपॉन M2 दे रखा है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकेट कर दो, वो कितना हो जाएगा आपका 3:1। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो कौन सा होगा, सेकंड, 3:1 होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स A and B are attached to the ends of the string pass through a tube. A ball B rotate in a horizontal plane. देखो B कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में बच्चे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जरा समझना इस बात को। कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब और द बॉल इज R. व्हाट एंगुलर, अच्छा A बॉल बच्चे क्या है आपका, ये नीचे की ओर है। अब कह रहा है यहाँ पे कि द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब टू द बॉल इज R. ये बच्चे डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये क्या है बच्चे R, मतलब यहां से जो एक्सिस है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी स्मॉल r। कह रहा है कि विथ व्हाट एंगुलर वेलोसिटी शुड द बॉल बी रोटेट्स। तो B, पहले तो ये समझो बॉल B ये है और बॉल A बच्चे ये है, सो दैट बॉल A नीदर राइज नॉर सिंक। बच्चे ना ही ये नीचे जाए और ना ही क्या हो बच्चे आपका ऊपर करे। तो ऑब्वियस सी बात है ये सर्टेन वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा, एंगुलर वेलोसिटी से। तो आपको वही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बताना है। अच्छा, इसको मूव करने के लिए देखो क्या होगा, स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन लगेगा, और टेंशन क्या होगा बच्चे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, T इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चे आपका m ओमेगा स्क्वायर R। आइडेंटिकल बॉल्स है तो m ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे आपका R। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें बॉल A के लिए तो mg आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसका टेंशन क्या होगा बच्चे आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा T इक्वल्स टू mg। तो भाई क्या दोनों को इक्वल कर दो, तो mg इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर R आ जाएगा। तो m से m चला गया तो ओमेगा का वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट g अपॉन R, ये आपको वैल्यू दे देगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आई थिंक ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट दे रहा है, ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी बाई आर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ रिमेन कांस्टेंट। नहीं बच्चे, आपका अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन आपका कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा बच्चे, वेरिएबल होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन कीप ऑन चेंज होगा। स्पीड क्या होगा बच्चे आपका कांस्टेंट होगा, आपको ये समझना है। एक्सीलरेशन एंड स्पीड बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ कीप चेंजिंग। एक्सीलरेशन और क्या होंगे, दोनों आपके कीप ऑन चेंजिंग होंगे। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी तो ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे एक्सीलरेशन की तो देखो क्या होगा, एक्सीलरेशन की बात करें तो एक आपका ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये देगा बच्चे आपको नेट एक्सीलरेशन। तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा बच्चे आपका, चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये जाएगा और ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये देगा बच्चे आपको नेट। तो क्या होगा, एक्सीलरेशन एंड बोथ वेलोसिटी बोथ कीप ऑन चेंजिंग। जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो होगा आपका थर्ड। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल्स टू 5 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर व्हिच द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चे दे रखा है 0.2 है। कह रहा है कि व्हेन अ फोर्स F इक्वल्स टू 40 न्यूटन इज अप्लाइड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा हुआ है। पहले तो ये समझो बच्चे ब्लॉक का mg बच्चे क्या करेगा, नीचे की ओर एक्ट करेगा। इस फोर्स का कंपोनेंट डिवाइड कर लो, ये होगा हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका F cos 30 और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका F sin 30। एंड ऑब्वियस सी बात है mg अगर नीचे की ओर एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक रिएक्शनल फोर्स भी होगा जो ऊपर की ओर एक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चे, अपोजिट होगा। तो ये पहले तो आइडेंटिफाई करो कि आपके कितने फोर्सेज हैं। तो जरा यहाँ पे निकालो बच्चे आप जरा रिएक्शन फोर्स, मतलब आपका जो R का वैल्यू है बच्चे वो क्या आएगा, पहले आपको ये कैलकुलेट करना है। तो पहले जल्दी से कैलकुलेट कर जाओ। तो देखो भाई आपका जो रिएक्शनल फोर्स हो जाएगा वो क्या होगा, रिएक्शनल फोर्स बच्चे होगा आपका mg और ये हो जाएगा बच्चे आपका माइनस का F sin थीटा, ये होगा आपका रिएक्शनल फोर्स। और आई थिंक थीटा आपको दे रखा है और
ये आपको यूज कर लेना। साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 1/2। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे होता क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका म्यू के आर, मतलब आपका जो भी रिएक्शन है तो इसको लिख जाओ यहाँ पे mg माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे f साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा बच्चे आपका 1/2। और फोर्स भी दे रखा है, फोर्स कितना है बच्चे आपका 40 न्यूटन का। तो जरा यहाँ पे सारी वैल्यूज रख जाओ और सॉल्व करो। ये हो जाएगा 0.2, और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ m कितना दे रखा है 5, g का हो गया बच्चे 10, माइनस f है बच्चे आपका 40, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1/2, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगा 0.2, इधर बच्चे दे दिया आपको 50, माइनस आ जाएगा आपका 20। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 30 इंटू 0.2, तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 60, मतलब 6 न्यूटन बच्चे आ जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। देखो यहाँ पे पूछा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो अगर हम लोग इस एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक की बात करें तो बच्चे इसको हमेशा याद रखो, ये क्या होता है बच्चे आपका ड्राइविंग फोर्स, जो भी आपका फोर्स ड्राइव कर रहा है, माइनस होता है बच्चे ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो कि है बच्चे आपका एफ के, अपॉन क्या आता है बच्चे आपका स्मॉल एम। आप इसको इक्विवेलेंट करके भी कर सकते हो, वैसे इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको इधर की तरफ मूव कराना है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है आपका एफ कॉस 30 है, तो एफ कॉस 30 मतलब कितना हो जाएगा 40, इंटू हो जाएगा यहाँ पे √3/2, माइनस होगा 6 अपॉन जो मास है ये हो जाएगा बच्चे आपका 5। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना देगा बच्चे आपको 20 √3, तो 20 इंटू सॉल्व कर जाओ यहाँ पे 1.732 से, माइनस हो जाएगा 6 अपॉन क्या देगा बच्चे आपको 5। बस आपको इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 जा होगा बच्चे आपका 40, ये हो जाएगा 60, 4 हो जाएगा 64, 27 जा होगा बच्चे आपका 140, यहाँ पे हो जाएगा 6, कैरी होगा 14, 21 जा 24, क्या हो जाएगा 34, मतलब यहाँ पे आएगा बच्चे आपका 34.640 माइनस 6 अपॉन दे देगा बच्चे आपको 5। बस अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे लिखा है 20.640 अपॉन हो जाएगा बच्चे 5, और इसको सॉल्व कर जाओ, 5 7 जा होगा आपका 5 5 जा होगा बच्चे आपका 25, और यहाँ पे बचेगा 3 हो जाएगा 36, 5 7 जा 35, आपका बचेगा 14, 5 2 जा 10, और क्या बचेगा यहाँ पे 5 8 जा। अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या लिख सकते हो बच्चे 5.73, तो 5.73 बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चे आपका एक्सीलरेशन, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बच्चे ये थे आपके पूरे क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में।